मेरा नाम तपस्या है। अब मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन जिस समय मेरे साथ वो हादसा हुआ था उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लिया करती थी। अगर कोई मेरे साथ भेदभाव करता था तो वो मेरे दिल को लगता था। न जाने क्यों मैं अपने आप में ही बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरे साथ बहुत भेदभाव किया था। उनके ऐसे व्यवहार ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया था। मैं अपने माता पिता से प्यार की तमन्ना रखती थी। मैं ही क्या, हर बच्चा यही चाहता है कि उसके माता पिता उसे खूब प्यार दें, उस पर खूब ध्यान दें, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। मगर शायद मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे। हम 3 बहनें थीं और हमारा एक ही भाई था। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में नौकरी किया करते थे। वो वहाँ के सरकारी कर्मचारी थे। मेरे पापा बिहेवियर के बहुत स्ट्रिक्ट थे। अनुशासन के मुताबिक चलना, डिसिप्लिन से रहना, छोटे बड़ों की इज्जत करना, ये सारी बातें मेरे पापा को बहुत पसंद थीं। मेरी मम्मी ने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए थे। ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए गए थे। मेरी माँ मुझे भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अच्छी बुरी बात के बीच का फ़र्क बताया करती थी। कभी भी उन्होंने मुझे प्यार से नहीं समझाया था। अगर कभी वो मुझे प्यार से समझाती तो शायद मेरी समझ में आ जाता। हर गलती मैं दोबारा कर दिया करती थी तो वो मेरी पिटाई लगाया करती थी। बस यही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मुझसे बड़ी मेरी दोनों बहनें मम्मी पापा की आज्ञा का हमेशा पालन करती थी। वो दोनों ज़्यादातर घर में ही रहती थीं। अपना ध्यान ज़्यादातर पढ़ाई में लगाए रखती थीं। हर बार उनके अच्छे मार्क्स आते थे। माँ बाप का कहना मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका कर्तव्य था, जबकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पढ़ाई करने का कोई शौक नहीं था, मगर मेरे माता पिता ज़बरदस्ती मुझे स्कूल भेजते थे। मैं चाहती थी कि मैं अपने बचपन को खुलकर जीऊँ। मैं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की थी। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी किसी भी बात में रोक टोक ना की जाए। मैं जो चाहूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर से निकलूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लूँ। मगर मेरे माता पिता मेरे हर काम में रोक टोक करते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने बाकी भाई बहनों की तरह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हर काम करूं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जब मेरी बड़ी दोनों बहनों के अच्छे मार्क्स आते थे तो वो लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। मैं पढ़ाई में अंगूठा छाप थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते थे। कुछ मैं पढ़ना नहीं चाहती थी और कुछ मेरे माता पिता ने मेरे बहन भाई की काबिलियत की तारीफ़ें कर करके मेरा ध्यान पढ़ाई से हटा दिया था। क्योंकि जब मेरी बहनों का अच्छा रिजल्ट आता था तो मम्मी पापा उनको बहुत प्यार करते थे, उनको गिफ्ट्स ला कर देते थे, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी और उनका हर तरह से कहना मानती थी। बड़ों का आदर करना भी वो लोग अच्छे से जानती थी। लेकिन अगर मुझसे कोई बदतमीजी से बात करता था तो मैं उसको पलटकर जवाब दे दिया करती थी। मेरी अपने क्लास के बच्चों के साथ भी ज़्यादा नहीं बनती थी। कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो मुझे बहुत तंग करती थीं। मैं उनसे लड़ने के साथ साथ कई बार उनके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा कर देती थी जिस वजह से मेरी शिकायत मेरे घर तक पहुंच जाती थी। मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके मेरी शिकायत लगा दी जाती थी। हर महीने में 1 या 2 बार मेरे पेरेंट्स को स्कूल ज़रूर बुलाया जाता था और उनसे मेरी ढेर सारी शिकायतें की जाती थीं। एक बार तो मैंने अपने ही क्लास की एक लड़की के सर पर लकड़ी का डस्टर फेंक कर मार दिया था। वो लड़की कई बार मेरे क्लास बंक करने पर टीचर से मेरी शिकायत कर चुकी थी, जबकि वो खुद भी क्लास बंक करती थी। उसने मेरी शिकायत करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी वजह से मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ी थी। मैंने अपना बदला लेने के लिए उसके सर पर लकड़ी का डस्टर फेंक कर मार दिया तो उसके सर से ढेर सारा खून बहने लगा और इस पर उसके पेरेंट्स भी आ गए थे। उन्होंने स्कूल में आकर बहुत बुरा हंगामा किया था और फिर प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को मेरी शिकायत करने के लिए बुलाया था। इस बार प्रिंसिपल ने फैसला कर लिया था कि वो मुझे स्कूल से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरी वजह से उनके स्कूल में काफ़ी सारे ऐसे हादसे हो चुके थे जिससे वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। उस दिन जब मेरे पेरेंट्स स्कूल गए तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। मैं जब घर आई तो पापा ने मुझ पर भी हाथ उठाया था। पापा कहने लगे कि अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो शायद तुम जेल पहुंच सकती थी। पापा ने मम्मी से कहा था कि तुम्हारी ये बेटी किसी काबिल नहीं है। वो मेरे ही सामने मेरी दोनों बहनों की बहुत तारीफ कर रहे थे और मुझसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैं चाहती थी कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती तो मेरे साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाए, मगर मेरे पेरेंट्स तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुके थे।
जिसकी वजह से मुझसे ऐसे हादसे हो जाते थे। फिलहाल वो केस तो जैसे तैसे निपट गया था। बड़ी मुश्किल से मैं हाई स्कूल तक पहुंची थी। 2 बार मैं फेल भी हो चुकी थी। मेरा मानना था कि अगर बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती वही काम करने के लिए फोर्स ना किया जाए, क्योंकि कोई भी काम लगन और मेहनत के साथ होता है। मुझे ना तो इस पढ़ाई में कोई लगन थी और ना ही मैं पढ़ाई करने में कोई मेहनत करना चाहती थी। मेरा शौक़ सिर्फ यही था कि मैं अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीऊँ। कभी कभी तो मेरी बहनें भी अपने आप पर बहुत घमंड करती थीं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती थीं। मैं उनकी सारी बातों को खामोशी से बर्दाश्त करती थी। स्कूल वाले मैटर के बाद मेरा स्कूल जाना तो बंद कर दिया गया था, मगर पापा ने घर पे ही ट्यूटर लगा दिया था। वो ट्यूटर बहुत सख्त थे। मैं इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा था कि अगर तुमने इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ा तो तुम्हारा खाना पीना भी बंद कर दिया जाएगा। मैं अब क्या कर सकती थी, मुझे ट्यूशन ही पढ़ना था, क्योंकि स्कूल से तो मेरा नाम कट चुका था। ट्यूटर ने घर में आना शुरू कर दिया था। ट्यूटर बिहेवियर में बिल्कुल मेरे पापा की तरह थे। मुझे छोटी छोटी बात पर टोका करते थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। मेरा बर्थडे आने वाला था और मेरी बर्थडे के 15 दिन बाद ही मेरी बड़ी बहन का बर्थडे था। मैंने मम्मी से कहा हुआ था कि आप लोग मेरे बर्थडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना। मम्मी कहती थी कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया जाए। तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि तुम हमेशा अपने पापा को गुस्सा दिलाती रहती हो। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारी दोनों बहनों से और तुम्हारे भाई से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो तीनों ही अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, हमेशा पढ़ाई में सबसे आगे होते हैं। तुम्हारे पापा को तुमसे जितनी उम्मीदें हैं तुम उसके मुताबिक बिल्कुल ज़ीरो हो। क्या तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद लगाई जा सकती है? इसलिए तुम भी ये उम्मीद मत लगाओ कि तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। मैंने कहा मम्मी, लेकिन दीदी का बर्थडे के लिए तो पापा अभी से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं। मम्मी कहने लगी, तो वो इस काबिल है कि तुम्हारे पापा जिससे खुश रहते हैं वो उसी के लिए सब कुछ करेंगे। मुझे मम्मी की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। जिस दिन मेरा बर्थडे था मुझे किसी ने विश भी नहीं किया था, जबकि 15 दिन बाद जब मेरी बड़ी बहन का बर्थडे आया तो पापा ने उसका बर्थडे खूब धूमधाम से मनाया था। बर्थडे में उसे मोबाइल और स्कूटी भी गिफ्ट की थी, जबकि मुझे तो किसी ने ढंग से विश तक नहीं किया था। ना ही उस दिन मेरी पसंद का खाना बनाया गया था। मुझे उस दिन अपनी ज़िंदगी सबसे बुरी लग रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस घर में मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। मुझे मेरे घर वाले जितना बुरा समझते थे, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अगर पढ़ाई लिखाई में परफेक्ट नहीं थी तो क्या हुआ? 16 साल की उम्र में मेरा दिमाग इतना तेज़ चलता था कि मैं बहुत अच्छी सिलाई करना जानती थी। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं एक बड़ी फैशन डिज़ाइनर बनूं। मेरे तैयार की गई ड्रेस को वैल्यू दी जाए, जिससे मेरा नाम हो, मैं खूब दौलत और शोहरत कमाऊं। मगर मेरे घर वाले कहते थे कि बिना पढ़े लिखे तुम कुछ नहीं कर सकती। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान जब तक शिक्षा हासिल नहीं करता तब तक उसे कामयाबी नहीं मिलती। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंगूठा छाप होते हुए भी कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुझे इस घर में ना तो कोई प्यार करने वाला था और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला था। मैं अपने घर में रहते अपने माता पिता का प्यार नहीं पा सकी थी। मैं देखती थी कि अगर मेरे पापा मार्केट से कुछ खाने को लेकर आते हैं तो वो मुझे नहीं दिया जाता, मेरे बाकी के 3 बहन भाइयों को दिया जाता है। मैं देखती थी कि मम्मी अगर रात को सबके लिए दूध ग्लास में लेकर आती हैं तो मेरे लिए दूध कप में लेकर आती थी। कहती थी कि वैसे भी तुम्हें ज़ुबान चलाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं आता, तुम ज़्यादा दूध पीकर क्या करोगी? तुम्हें थोड़ी ना अपने दिमाग को कहीं और इस्तेमाल करना है। अपने घर का ऐसा भेदभाव भरा माहौल देखकर मुझे इस घर में घुटन महसूस होती थी। जो ट्यूटर मुझे पढ़ाने के लिए आते थे वो बार बार मेरे पापा से मेरी शिकायत किया करते थे कि आपकी बेटी से कुछ भी नहीं आता, आखिर किस तरह से ये हाई स्कूल तक पहुंच गई। मुझे तो लगता है कि ज़रूर ये चीटिंग कर करके ही पास हुई होगी। उन्होंने पापा से मेरी बहुत सारी शिकायतें लगाई थी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे याद करने के लिए दिया था ना तो मैंने याद किया था और ना ही मैं उनकी सिखाई गई बातों पर ध्यान दिया करती थी। उस दिन ट्यूटर तो मेरी शिकायत करके चले गए थे, मगर मेरी मम्मी और पापा ने मुझे इतना जलील किया था कि मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैंने इस बात को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था और अपने दिल से लगा लिया था। मुझे ना जाने क्यों अपनी मम्मी पापा बुरे लगने लगे थे। मुझे अपने पूरे परिवार से उस समय बहुत नफ़रत महसूस हो रही थी और मैं रोने लगी थी। मैंने रोते हुए उन लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों की बेटी ही नहीं हूँ, तभी तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो।
मेरी इस बात पर पापा ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि तुम जैसी बदतमीज लड़की कभी नहीं सुधर सकती। तुमसे बदतमीजी करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं आता। तुम्हारी वजह से हमें लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। न जाने बड़े होने के बाद तुमसे कोई शादी भी करेगा या नहीं। तुम ना जाने क्यों हमारे परिवार में पैदा हो गई हो। तुम्हारे तो जन्म के बाद ही हमें तुम्हारा गला दबाकर मार देना चाहिए था। अपने पापा की ऐसी बातों को मैंने इतनी बुरी तरह से दिल से लगा लिया था कि मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी और उस समय रोते रोते मैं घर से बाहर निकल आई थी। मेरे पापा को लगा था कि मैं पड़ोस वाले घर में जाकर बैठ जाऊंगी, मगर मैं पड़ोस वाले घर में नहीं आई थी, जबकि अपने सदमे को लेकर मैं अपनी मासी के घर जाने के लिए निकल आई थी। मुझे रास्तों के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, मगर जिस जगह उनका घर था मैं उस जगह को जानती थी। मैं अपने मासी के घर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि एक मासी ही ऐसी इंसान थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। जब वो हमारे घर पर आया करती थी तो मेरे मम्मी पापा को समझाती थी कि तपस्या से भी प्यार किया करो। अगर तपस्या पढ़ाई में आगे नहीं है तो क्या हुआ, वो बहुत समझदार है, उससे कितनी अच्छी सिलाई आती है, ये उसके अंदर टैलेंट है। आप लोगों को उसके इस टैलेंट को सराहना चाहिए। वो मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए मैं उनके पास जाना चाहती थी। मैं अपने घर से निकलकर रोड पर आ गई थी, लेकिन आने से पहले मैंने अपनी मम्मी के पर्स से 5,000 रुपये निकाल लिए थे। मुझे तो मेरे मम्मी पापा पॉकेट मनी भी नहीं दिया करते थे। मासी के घर जाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होती, इसलिए मैंने मम्मी के पर्स से पैसे निकाले थे। उस समय शाम के 6 बज चुके थे। दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। मैं आज से पहले कभी भी इस समय पर अकेली घर से बाहर नहीं निकली थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं सड़कों पर टहल रही थी। मुझे कुछ भी करके अपनी मासी के घर जाना था। उनके घर जाने के लिए मुझे ऑटो करना था, क्योंकि उनका घर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था। मुझे कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहा था। मैं हाथ हिला हिलाकर ऑटो रोक रही थी, मगर कोई भी ऑटो नहीं रुक रहा था। मैंने अपने मामूली से कपड़े पहने हुए थे और मेरे हाथ में पैसों वाला पर्स था। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मोबाइल मुझे किसी ने दिया नहीं था, इसलिए मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मासी के घर जाने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं के पास रहूंगी, कभी वापस अपने घर नहीं आऊंगी। मैं काफ़ी देर तक चौराहे पर खड़ी रही थी, जब अचानक मुझे एक ऑटो आता हुआ नज़र आया। मैंने जब ऑटो वाले भैया को आवाज़ लगाई तो वो मेरी आवाज़ लगाने पर रुक गए थे और मुझसे कहने लगे कि बताओ बेटा, कहाँ जाना है तुम्हें। ऑटो वाले की उम्र लगभग 30 साल होगी। शायद वो मुझे अकेला देखकर रुक गया था। मैंने उसे बताया कि मुझे हरदोई के नगर पालिका वाले रास्ते पर ही जाना है। वो ऑटो वाला मेरी बात सुनकर एक अजीब सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाने लगा था। उसने मुझे अपने ऑटो में बैठने के लिए कहा। मैं उसके ऑटो में बैठ तो गई थी, बस मुझे इतना पता था कि मुझे वहाँ पहुँचने के बाद मुझे मासी को सब कुछ बता देना है। मैं ऑटो में बैठी हुई थी। मेरे अलावा ऑटो में कोई दूसरी सवारी नहीं थी। अपने माता पिता की इस तरह के भेदभाव ने मेरे दिमाग को आउट कर दिया था। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। बस जिस तरह से वक्त गुजर रहा था मैं गुजार रही थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं अकेले इस समय घर से निकल तो आई हूँ, इसका मुझे कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरे दिमाग में तो यही था कि मुझे अपने पेरेंट्स से दूर होना है। मेरा दिमाग सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। मुझे अच्छी बुरी बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। जिस समय से मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठाया था और मुझे खूब डांटा था, उल्टी सीधी बातें सुनाई थी, मैं उसी समय से पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। बस बार बार अपने मुंह से यही बात निकाल रही थी कि मैं इस घर में वापस कभी लौटकर नहीं आऊँगी। ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे तो सिर्फ मेरी मासी प्यार करती हैं, मैं उनके पास ही रहूँगी। मैं ऑटो में भी यही सब बड़बड़ा रही थी जब वो ऑटो वाला मुझे फ्रंट पर लगे शीशे से देख रहा था। उसकी मुझ पर गंदी नज़र थी, लेकिन मैंने इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि वो मुझे किस नज़र से देख रहा है। मैं तो बस अपनी ही धुन में मगन थी। बस किसी भी तरह मुझे मासी के घर पहुंचना था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो मुझे किस रास्ते पर लेकर चल रहा था। ये रास्ता ठीक भी था या नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं जब भी हरदोई अपनी मासी के घर आती थी, अपने पूरे परिवार के साथ ही आती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब मैं अकेली घर से निकली थी। ऑटो चल रहा था। मुझे जब अपने पापा की कही हुई बातें याद आने लगती तो मैं रोना शुरू कर देती थी और बड़बड़ाने लग जाती थी। बस यही सब सोचते सोचते ऑटो में बैठे हुए मेरी आंख लग गई थी और मैं सो गई थी। न जाने वो ऑटो वाला मुझे कहाँ कहाँ लेकर गया। जब अचानक झटके से ऑटो रुका और मेरी नींद टूटी थी।
मैंने ऑटो वाले से कहा कि भैया क्या हम लोग मासी के घर पहुंच गए? तो वो कहने लगा कि अभी तुम्हारी मासी का घर नहीं आया, अभी घर आने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा भैया क्या आपके पास पानी है? मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरे पास पानी है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। वो ऑटो वाला ना जाने कहाँ चला गया था। मैं सोच रही थी कि मैं जब अपनी फैमिली के साथ मासी के घर के लिए निकलती थी तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते थे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का समय लगता था, लेकिन आज मुझे मासी के घर पहुँचने में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है। मुझे ऑटो वाले का इंतज़ार करते हुए लगभग 20 मिनट गुजर गए थे। प्यास से मेरा गला सूख रहा था, बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। पता नहीं ऑटो वाले भैया पानी कहाँ से लेने चले गए थे। मैं अभी यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक ऑटो वाला आ गया और उसने मुझे पानी की बोतल दी। मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रही थी कि मैंने झट से पूरी बोतल मुंह से लगा ली और उसे खाली कर दिया था। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो, मेरी प्यास बुझ गई है, लेकिन काफ़ी रात हो गई है, आप जल्दी से मुझे मेरी मासी के घर पहुंचा दो। मैं अपनी मासी के घर जाना चाहती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ ऑटो में बैठे बैठे। तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारी मासी के घर पहुँचने वाले हैं। ऑटो फिर से चलना शुरू हो गया था। ऑटो चलने लगा था और न जाने क्यों मुझे चक्कर आने लगे थे। मुझे सब कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा था और ऑटो के आते हुए झटके मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे भूकंप आ रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे मैं गिरने वाली हूँ। मैं ऑटो को मजबूती से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और फिर धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। मैं बेहोश हो चुकी थी और संभलते संभलते ऑटो की सीट पर ही लेट गई। उसके बाद क्या हुआ था ये मैं नहीं जानती। मैं न जाने कितने समय तक बेहोश रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से ऑटो में ही मौजूद थी और इस समय भी ऑटो चल रहा था। मेरा दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा तो मुझे रोशनी नज़र आ रही थी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि अभी तक मासी का घर नहीं आया। मेरी बात पर उसने मुझे पीछे पलटकर देखा था और कहने लगा कि बस तुम्हारी मासी का घर आ ही गया, मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम खुद अपनी मासी के घर चली जाना। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मुझे याद आया कि मैं रात के समय ऑटो में बैठी थी और अब तो सुबह का सवेरा हो गया था। क्या मुझे मासी के घर पहुँचते पहुँचते इतना टाइम लग गया? मैंने देखा कि मेरे हाथ में पैसों वाला पर्स भी नहीं था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा भैया अभी मासी के घर जाने में और कितना समय रह गया? तो उसने अपना ऑटो रोक दिया और कहने लगा कि तुम यहीं पर उतर जाओ, यहाँ से अपनी मासी के घर खुद चली जाना। मैं जैसे ही ऑटो से उतरी तो मुझे एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी। मेरे शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और बहुत थकावट महसूस हो रही थी। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने ऑटो से उतरकर चारों तरफ देखा तो ये जगह मुझे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि ये तो मेरे मासी के घर का रास्ता नहीं है और तुमने मुझे कहाँ छोड़ा है? वो कहने लगा यही तुम्हारी मासी के घर का रास्ता है। वो ये कहते हुए अपना ऑटो स्टार्ट करने लगा था। तब मैंने उसकी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो और मेरा पर्स कहाँ है? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मेरा पर्स मुझे वापस कर दो। वो ऑटो वाला वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था मगर मैं उससे लड़ने लगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे ऑटो में बैठी हुई थी और मुझे न जाने कैसे नींद आ गई। चलो जल्दी से मेरा पर्स निकालो, मैं तो खुद घर से अपनी मम्मी के पैसे चुरा कर निकली थी। मुझे मासी के घर जाना है, तुमने मुझे मेरी मासी के घर भी नहीं छोड़ा। ये कहकर मैं उससे लड़ रही थी। वो बार बार कह रहा था कि पीछे हटो, मुझे जाने दो, ऐसा क्यों कर रही हो, भागो यहाँ से। मगर मैं तो लगातार उससे लड़ती चली जा रही थी और उससे अपने पैसे मांग रही थी। मुझे अपना होश भी नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में फुर्ती नहीं है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बार बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा भी आ रहा था। शोर शराबे की आवाज़ से एक आदमी आया था जिसने मुझसे आकर पूछा कि क्या बात हुई है बेटा, क्यों झगड़ा कर रही हो, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो। वो आदमी ढाबे का मालिक था क्योंकि जहाँ पर इस ऑटो वाले ने मुझे रोका था उसी जगह के ठीक सामने एक ढाबा बना हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ पर खाना खा लूँगी, मगर ये ऑटो वाला मेरा पर्स मुझे दे ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि ये ऑटो वाला मुझे ना तो मेरी मासी के घर लेकर जा रहा है और ना ही मुझे मेरा पर्स दे रहा है। उस पर्स के अंदर 5,000 रुपये हैं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे उन पैसों से खाना खाना है और अपनी मासी के घर भी पहुंचना है।
मैं अभी ढाबे के मालिक से बातों में लगी ही थी कि वो ऑटो वाला अपने ऑटो की रफ्तार तेज करके वहां से भाग गया। मैं उसे जोर जोर से आवाज़ देने लगी और मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरा पर्स तो वापस देते जाओ, चोर कहीं के। ना मुझे मेरी मासी के घर छोड़ा और मेरे पैसे भी चोरी कर लिए। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वो ढाबे का मालिक मुझसे कहने लगा कि चलो आओ, मैं तुम्हें अपने ढाबे में ले चलता हूँ, नाश्ता करवाता हूँ। तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलो अंकल। तो वो मुझे ढाबे में ले गया और उसने नौकर से चाय और पराठे बनाने के लिए कहा। उसने मुझे पेट भरकर नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद वो मुझसे पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारी मासी का घर कहाँ पर है। तो मैंने उसे बताया कि मेरी मासी का घर हरदोई के नगर पालिका वाले रास्ते पर है, जबकि मेरा घर तो हरदोई से आधे घंटे की दूरी पर है। मेरी बात सुनकर ढाबे का मालिक कहने लगा, मगर ये तो हरदोई नहीं है और तुम इतनी दूर से अकेली इस ऑटो वाले के साथ आ रही हो, क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया था। मैं अपनी मासी से मिलने के लिए घर से अकेली ही निकल आई थी। मैं कल शाम के समय अपने घर से निकली थी। देखो ना अंकल, उस ऑटो वाले ने मुझे अभी तक मासी के घर नहीं पहुंचाया। रात से दिन निकल आया। मैं रात उसके ऑटो में बैठी थी और उसके ऑटो में बैठे बैठे ही सो गई। जब मेरी आंख खुली तो दिन निकल रहा था। वो चोर मेरे पैसे भी चुरा कर भाग गया। मेरी बात सुनकर ढाबे के मालिक को कुछ खटका सा महसूस हुआ था। ढाबे का मालिक चौंक कर कहने लगा, क्या तुम कल रात से इस ऑटो वाले के साथ हो और अब ये तुम्हें तुम्हारी मासी के घर छोड़े बिना ही यहाँ से भाग गया? मैंने कहा, हाँ अंकल, मैं भी तो वही कह रही हूँ। ढाबे का मालिक कहने लगा, क्या तुम्हें रात के बारे में कुछ याद नहीं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं तो पानी पीने के बाद सो गई थी। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मैंने ऑटो वाले से कहा कि मुझे पानी चाहिए, तो वो न जाने पानी लेने के लिए कहाँ चला गया था। बहुत देर के बाद आया तो उसने मुझे पानी की बोतल दी। पानी पीने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई। अब जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा सर ज़ोर ज़ोर से चकरा रहा था। मुझे अपने शरीर में भी बहुत थकावट महसूस हो रही है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अब आपने मुझे नाश्ता करवा दिया है ना, अब मैं आराम से अपनी मासी के घर जा सकूंगी। मेरे अंदर चलने की ताकत आ गई है। मैं ये कहती हुई मासी के घर जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई थी। तभी उस ढाबे के मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि बेटा, तुम यहीं पर बैठो, अभी तुम कहीं मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें अपनी मासी के घर जाना है ना, मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़कर आऊँगा। उस ढाबे वाले अंकल की बात सुनकर मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था और मैं उसके ढाबे में ही बैठ गई थी और अनजान नज़रों से इधर उधर देख रही थी। ढाबे का मालिक ढाबे से बाहर निकलकर किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी हो गया था। मैं यहाँ पर अभी भी बैठी हुई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि ढाबे का मालिक अंदर आया और कहने लगा कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, वो तुम्हें सुरक्षित तरीके से तुम्हारी मासी के घर छोड़ आएंगे। उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगी थी। मैंने कहा, सच अंकल, आप सच कह रहे हो, मगर मुझे उनके घर का रास्ता नहीं पता। चलो अच्छा हुआ कि आप मेरी मदद करोगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरा मासूम चेहरा देखकर मेरे सर पर हाथ रखने लगा और कहने लगा कि हाँ बेटी, हाँ, वो लोग तुम्हें सही जगह पर पहुंचा देंगे। मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। कभी चारों तरफ देखती तो कभी किसी ऐसी चीज़ को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती जो मुझे अजीब लग रही थी, और फिर जब मुझे मेरे घर वालों की याद आती तो मैं हंसते हंसते ही रोने लग जाती थी। मेरी ऐसी हालत देखकर ढाबे का मालिक भी अफसोस में पड़ गया था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी ढाबे के सामने आकर रुकी थी और उसमें से 2 पुलिस इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल निकली थी। ढाबे का मालिक उनसे कुछ बात करने लगा और फिर वो ढाबे के अंदर आ गए थे। ढाबे के मालिक ने उन्हें बताया कि यही वो लड़की है जिसे अभी वो ऑटो वाला छोड़ कर गया। महिला पुलिस कांस्टेबल मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आई हो? तो मैंने उसे अपना नाम और एड्रेस बता दिया था। फिर उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि तुम किस तरह ऑटो में बैठी और तुम्हारे साथ ऑटो वाले ने क्या किया। जितना जितना मैंने ढाबे वाले अंकल को बताया था उतना ही सब कुछ मैंने पुलिस को भी बता दिया था। पुलिस से ढाबे वाले अंकल ने कहा कि सर, मुझे तो शक है कि उस ऑटो वाले ने इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ किया है। ये लड़की बता रही है कि वो कल शाम लगभग 6 या 7 बजे के आसपास उसके ऑटो में बैठी थी
और उसने कहा था कि वो उसे उसके रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देगा। इस लड़की ने जो एड्रेस बताया है वो एड्रेस इसके घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। तो फिर वो ऑटो वाला इसे सारी रात कहाँ घुमाता रहा और फिर ये लड़की बेहोश भी हुई थी। इसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं था। पुलिस वाले मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मैं उनके सवालों से डरने लगी थी। उन्होंने मुझसे जब मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा तो मैंने उनको बता दिया था कि मुझे अपने पेरेंट्स पसंद नहीं है। मैं उन्हीं लोगों से लड़कर अपनी मासी के यहाँ जा रही थी। ढाबे वाले अंकल कहने लगे कि सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने ढाबे वाले अंकल से कहा कि अगर तुम्हें उस ऑटो वाले को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ढाबे वाले अंकल ने बताया कि मैं तो इस लड़की से पूछ रहा था कि तुम इस ऑटो वाले से क्यों झगड़ रही हो। तभी वो ऑटो वाला इससे अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से ऑटो लेकर चला गया था। मैं खुद समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया और ये लड़की जहाँ जाना चाहती थी उसने उस पते पर भी इसे नहीं पहुँचाया। मैंने इस लड़की से सारी मालूमात की तो मुझे यही लगा कि ज़रूर वो कोई धोखेबाज था जो इसके साथ कुछ गलत करके गया। तभी तो मैंने आप लोगों को बुलाया है। ये एक अनजान लड़की है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे इसके सही पते पर पहुँचा दें। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, लेकिन इससे पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि क्या उस ऑटो वाले ने इसका फ़ायदा तो नहीं उठाया। आखिर वो रात भर इसे कहाँ लेकर गया था। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि क्या तुम्हें ऑटो वाले के ऑटो का नंबर याद है। ढाबे वाले अंकल ने कहा कि नहीं, जल्दबाजी की वजह से मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आसपास कोई कैमरा लग रहा है। ढाबे वाले अंकल ने कहा कि यहाँ सामने ही बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक एजेंसी है, वहाँ पर कैमरे लग रहे हैं। महिला कांस्टेबल मेरे साथ ही थी, जबकि दोनों पुलिस इंस्पेक्टर ढाबे वाले मालिक के साथ कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए चले गए थे। वहाँ जाकर जब उन्होंने रिकॉर्डिंग निकाली तो उन्हें ऑटो वाले के ऑटो का नंबर पता चल गया था और फिर इस तरह उन्होंने ऑटो वाले की तलाश शुरू कर दी थी और मुझे अस्पताल मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट के लिए ले जाया गया था। मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था, जिस रिपोर्ट में ये बात साबित हो गई थी कि मेरे साथ उस रात गलत किया गया था। पुलिस को सिर्फ उस ऑटो वाले पर शक था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि मेरे साथ गलत किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 2 लोगों ने किया था। ये 2 लोग कौन थे? ढाबे वाले अंकल ने तो सिर्फ ऑटो वाले को ही देखा था, तो फिर वो दूसरा इंसान कौन था? अब ये तो वो ऑटो वाला ही बता सकता था कि उसका दूसरा साथी कौन था जिसने मेरे साथ गलत काम किया था। मेरी मेडिकल रिपोर्ट से ये भी पता चल गया था कि मैं दिमागी तौर पर पागल होती जा रही हूँ और मुझे पानी में नशे की दवाई मिलाकर दी गई थी, जिससे मैं बेहोश हो गई थी। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया था, मगर अपनी हालत का मुझे कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मैं तो अपनी ही धुन में मगन थी, बस जो मन करता वही कर रही थी, वही बड़बड़ा रही थी। जितना मैं अपने घर वालों से दूर होती जा रही थी, उतनी ही मेरी दिमागी हालत ख़राब होती जा रही थी। मेरी मेडिकल रिपोर्ट आने से पुलिस वाले और ज़्यादा सावधान हो गए थे। उस ऑटो वालों की तलाश अभी भी जारी थी, जबकि वो मुझसे मेरे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी ले रहे थे। उनको मेरे पेरेंट्स तक भी पहुंचना था। मैं अपने घर वालों के बारे में पुलिस को तो सब कुछ बता चुकी थी। मेरी मेंटली कंडीशन ख़राब होने की वजह से उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, जहां पर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। इस दौरान पुलिस अपना काम कर रही थी और फिर फाइनली पुलिस ने उस ऑटो वाले को पकड़ लिया था। उससे कहा था कि हम इस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, वरना हम अपने तरीके से भी तुमसे सारी सच्चाई उगलवा सकते हैं। ऑटो वाला पुलिस को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उस पर डंडे बरसाए तो उसने सब कुछ उगल दिया था। उसने अपने उस दूसरे साथी का भी नाम उगल दिया था जो उसके साथ मेरी इज्जत खराब करने में शामिल था। ऑटो वाले ने बताया कि जब मुझे ये लड़की अकेली मिली तो मैंने सोचा कि रात का समय हो रहा है। इस लड़की के आगे पीछे कोई मुझे नज़र नहीं आया। ये पूरी तरह से अकेली थी। मैं इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकता था। इसने मुझे जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर मैं इसे लेकर जा ही रहा था, मगर फिर इसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि इसे अपनी मासी के घर के रास्ते का पता नहीं है, ये सिर्फ एड्रेस जानती है। मैं इसे काफ़ी देर तक तो अपनी ऑटो में बिठाकर इधर उधर घुमाता रहा। फिर जब इसने मुझसे पानी मांगा तो मैं जल्दी से उतरा और मैंने पानी की बोतल खरीदी और साथ ही साथ मेडिकल स्टोर से नशे की दवाइयाँ भी खरीद ली थी। वो नशे की दवाइयाँ मैंने पानी में मिलाकर इस लड़की को दे दी। मैं समझ चुका था कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये मेरे ऑटो में बैठकर बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। और फिर जब ये पूरी तरह से बेहोश हो गई तो मैं इसे एक अनजान जगह पर लेकर जा रहा था, जहाँ पर मैं इसके साथ गलत काम करता। मुझे रास्ते में ही मेरा एक साथी मिल गया। उसने मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत की।
उसकी नज़र जैसे ही इस बेहोश लड़की पर गई तो वो कहने लगा कि तुम इतनी रात को इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? ये लड़की कौन है? और ये समय तो ऑटो वापस खड़ा करने का समय है। मैं भी ऑटो पार्किंग में खड़ा करने जा रहा हूँ और ये लड़की बेहोश क्यों है? मुझे सच सच बताओ, तुमने इस लड़की के साथ क्या किया है? मेरा साथी शोर मचाने लगा था। फिर मैंने उसे समझाया कि मैं इस लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। ये लड़की अकेली है और इसे ठीक से यहाँ के रास्ते भी मालूम नहीं है। मेरा साथी खुश हो गया था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे भी इसका फ़ायदा उठाना है। मैंने उसे भी अपने साथ आने के लिए कहा और फिर हम दूर एक होटल में चले गए थे। हमने एक रात के लिए होटल किराए पर लिया और हम इस लड़की को लेकर होटल के कमरे में चले गए। ये लड़की बेहोश थी। रात का समय था, इसलिए होटल वाले ने भी हमसे ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किए। हम उसे कमरे में ले गए और फिर हम दोनों ने बारी बारी इसके साथ गलत काम किया। सारी रात हम दोनों ने इसी तरह से गुजार दी थी। जैसे ही दिन निकलने का समय हुआ तो हम दोनों ने इस लड़की की हालत ठीक की और फिर मैंने इसे अपने ऑटो में बिठाया। मैं इसे बीच रास्ते में ही छोड़कर जाने वाला था, मगर ऑटो में झटके आने की वजह से इसकी आँख खुल गई और ये शोर मचाने लगी कि मेरा पर्स कहाँ है और मुझे अभी तक मेरी मासी के घर क्यों नहीं छोड़ा। मेरा साथी तो मुझे छोड़कर पहले ही होटल से निकल गया था। ये लड़की अपने साथ जो पर्स लेकर आई थी उसमें 5,000 रुपये थे। वो 5,000 रुपये भी हम दोनों ने बांट लिए और इस तरह ये लड़की जब ढाबे वाले से बातें करने में बिजी हुई तो मैं इससे अपना पीछा छुड़ाकर अपना ऑटो लेकर तेज़ी से वहाँ से फरार हो गया था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। ऑटो वाले ने अपना सारा जुर्म पुलिस के आगे कबूल कर दिया था। पुलिस वालों ने उसके दूसरे साथी को भी अरेस्ट कर लिया था और इन दोनों की इतनी मार लगाई थी कि ये दोनों बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था जबकि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हुई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। ऐसे दरिंदों को फांसी के अलावा कोई और सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं नहीं जानती कि उन दोनों को फांसी हुई थी या फिर उम्र कैद, क्योंकि मैं उस समय अपने होश में नहीं थी। फिर मेरे पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया गया था। मेरे पेरेंट्स को जब ये बात पता चली कि मैं अस्पताल में हूँ और पुलिस ने उन्हें बुलाया तो वो लोग झट से वहाँ पर पहुँच गए थे। मुझे देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पापा भी बहुत अफसोस में थे। पुलिस वालों ने उनको पूरी बात बताई और कहा कि आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपने अपनी बेटी को शाम के समय घर से अकेले ही निकलने दिया। अब आप लोग अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना, लेकिन अभी आपकी बेटी का इलाज चल रहा है। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेरे पेरेंट्स का दिल शायद मेरी हालत देखकर पिघल रहा था, मगर मैंने पुलिस वालों के सामने ही रोना शुरू कर दिया था और मैं कहने लगी थी कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। ये बहुत बुरे लोग हैं। इनको तो सिर्फ मेरे भाई बहन ही अच्छे लगते हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं पढ़ाई में आगे नहीं हूँ ना। इन्हें तो अपने वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो पढ़ाई में आगे होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। मैंने पुलिस वालों से कहा कि सर प्लीज़ मुझे इनके साथ मत भेजना, वरना मैं दोबारा से इनका घर छोड़कर आ जाऊंगी। मुझे डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया था और फिर मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। पुलिस ने मेरे पेरेंट्स को समझाया था कि आपने बचपन से ही इस बच्चे के साथ भेदभाव किया, तभी तो ये बच्ची दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो गई। इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मेरे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई बहन पसंद है जो हमेशा पढ़ाई में आगे रहते हैं। आपकी बेटी ने आपके इसी बिहेवियर की वजह से एक ऐसा गलत कदम उठा लिया जिससे उसको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। दूसरों ने उसका फ़ायदा उठाया। उन लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, मगर सज़ा के हकदार तो आप लोग भी हैं। सज़ा तो आपको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बच्ची ने जो कदम उठाया था वो शायद आप लोगों की वजह से उठाया था। हम तो आपको सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन ऊपर वाला आपको आपके हिस्से की सज़ा ज़रूर देगा। इसने ये नहीं सोचा कि ये घर से निकल जाएगी तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है। बच्चों में कभी भी भेदभाव ना करें। लड़का हो या लड़की, समझदार हो या बेवकूफ़, बच्चों को बराबर से उनका प्यार दें। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के अंदर कोई कमी थी तो आपको उस कमी को उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए था। उसे ताने नहीं देने चाहिए थे। दूसरों की तारीफ उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे उसके मन के अंदर जेलसी पैदा हो गई और वो अंदर ही अंदर बागी बनती गई। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर मेरे पापा ने कहा था कि सर, हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत पीछे थी। हम उसे समझा कर थक गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके घर से जाने के बाद हमने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हमने उसे बहुत ढूंढा था, अपने सारे रिश्तेदारों में भी फ़ोन कर दिए थे, मगर वो हमें कहीं नहीं मिली थी। हमें लगा कि वो 1-2 दिन बाद खुद ही घर वापस आ जाएगी।
कुछ समय बाद जब मैं ठीक होने लगी थी और मेरा दिमाग अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आने लगा था तो मुझे सब कुछ समझ आने लगी थी। ऐसा तब हुआ था जब मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करने लगे थे। उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था। उन लोगों ने अब सबके सामने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था। वो मुझसे प्यार करने लगे थे, मेरी फ़िक्र करने लगे थे। मेरा ट्रीटमेंट तो काफ़ी लंबा चला था, मगर वो लोग मुझे घर ले आए थे और घर लाने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अपने पेरेंट्स के दिल में अपने लिए मोहब्बत देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मैंने भी बहुत बड़ी गलती की थी। भले से ही उस टाइम पर मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन अब जब मेरी मेंटल कंडीशन ठीक होने लगी थी तो मेरा दिल बार बार यही सोच रहा था कि उस समय मेरी गलती भी थी, तभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने उस घटना के बाद कभी भी मेरे साथ पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि इस दुनिया में शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा हासिल करने वाला इंसान ज़रूर कामयाब होता है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक कहते थे। मुझे उनकी बातें उस समय गलत लगती थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद मुझे सब कुछ ठीक लगने लगा था। लेकिन मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया था। पहले ही मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। मैं अपनी उम्र के हिसाब से पढ़ाई में काफ़ी पीछे हूँ, मगर मुझे अब शिक्षा का महत्व समझ आ गया। मैं समझ गई हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ भी गलत नहीं कहते थे, वो तो मेरी भलाई ही चाहते थे। और मेरे पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ हो गया कि वो बच्चों में भेदभाव करके कितनी बड़ी गलती किया करते थे। हमें कभी भी किसी की कमी को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स के पास मुझे समझाने का एक ये भी तरीका था कि वो मुझे तसल्ली से बिठाकर प्यार से मेरी तारीफ़ भी कर सकते थे, मुझे समझा भी सकते थे। लेकिन उन्होंने तो हमेशा ही मेरे साथ दूसरा तरीका अपनाया था। वो हमेशा ही मेरे बाकी के भाई बहनों के सामने मुझे जलील किया करते थे। मुझ पर लड़की होते हुए भी बार बार हाथ उठाया करते थे। इसलिए मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा हो गई थी। मगर अब सब कुछ ठीक हो गया। मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है। मेरे आरोपियों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को बराबरी से प्यार करें और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की बात को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।